साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा। जजमेंट है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का, जो कि जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंटल इलेक्शन से। भले हम आरोपी हैं आईपीसी में, या हम आरोपी हैं बीएनएस में, या हम आरोपी हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। जजमेंट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसमें गाइडलाइंस हैं, इसलिए एक एक चीज़ को जो है अपने को नोट डाउन करते हुए चलना है। क्लियर है? अगर आप एक लोक सेवक हैं तो कभी भी आपको आ सकता है शो कॉज नोटिस, कभी भी जो है आपको आ सकता है मेमोरेंडम ऑफ चार्ज का जो है डॉक्यूमेंट। तो जब ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होते हैं ना, तो आपके हाथ काँप रहे होते हैं। अरे भई ये डॉक्यूमेंट आ गया, अब मैं क्या करूँगा, कैसे बचूँगा? नौकरी मेरी गई। और आपका डर स्वाभाविक है, क्लियर है बात ये। बट क्या डरने से आप लोग बच जाओगे? क्या कार्रवाई ड्रॉप हो जाएगी? मुझे आप बताओ। नहीं होगी ना। तो चीज़ों को समझ लो, स्टेप बाय स्टेप अपने को प्रोसीड करना है। और जो लोक सेवक इस ट्रैक को फेस कर चुके हैं, जो उनके मामले आए हैं इंडियन कोर्ट्स में, तो उनसे हमें सीखने को मिलेगा आज बहुत कुछ। बेसिकली जब भी कोई क्रैश होता है, तो जो टीम है इन्वेस्टिगेशन की, वो करती है इन्वेस्टिगेट कि कारण क्या रहे फेलियर के। जो कारण रहे, अगर उस पर काम कर लिया गया, तो डेफिनेटली चांसेस नहीं होंगे पुनः क्रैश के। तो वही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम एक लोक सेवक हैं, खुदा ना खास्ता हम इनोसेंट हैं, उसके बावजूद भी हमारे विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट हो गया, तो हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा, ये आज के डिस्कस के विचारने बिंदु है। सीखना चाहोगे आप सब? चलें प्रोसीड करें। तो आप जो है नोट डाउन कीजिए। आप एक नोटबुक ले आइए, एक पेन ले आइए, स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलते हैं। साथियों सबसे पहले जो है आप नाम नोट कीजिए जजमेंट का। जजमेंट का नाम है सागर सेन गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है पार्टी है, तो लाजमी सी बात है जजमेंट या तो होगा कलकत्ता हाई कोर्ट का या होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 20 मई 2025 और ये जजमेंट जो है अवेलेबल है ऑनलाइन लाइव लॉ पे, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। साथियों इस केस में जो कंसेंट चार्ज ऑफिशियल है, आप वर्ड पे जोड़ दीजिएगा, चार्ज ऑफिशियल। जब भी किसी लोक सेवक पे कार्रवाई होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसे हम कहते हैं चार्ज ऑफिशियल। और जो व्यक्ति उसके विरुद्ध इंक्वायरी करता है, उसे हम कहते हैं इंक्वायरी ऑफिसर। और जो व्यक्ति असिस्ट करता है कंसेंट ऑफिशियल को इन सच प्रोसीडिंग, मैं बात कर रहा हूं चार्ज ऑफिशियल की, उसे हम कहते हैं असिस्टेंट। क्लियर है? तो मेरा कहना यह है आप सबसे कि जो कंसेंट प्रोसीडिंग्स है जिसको चैलेंज किया गया, उसमें 3 डॉक्यूमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट थे। डॉक्यूमेंट नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ चार्ज, दूसरा है फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर, तीसरा है टर्मिनेशन ऑर्डर। साथियों शब्दावली से आप समझ ही गए होंगे कि गंभीर कानूनी कार्रवाई हुई और अल्टीमेटली कंसर्न लोक सेवक को उसकी सर्विसेज के लिए अयोग्य माना गया और अंतोगत्वा उसकी सर्विस जो है समाप्त कर दी गई, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज। साथियों कंसर्न जो लोक सेवक है एक कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क था। इसको सबसे पहले आता है एक शो कॉज नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। एंड माय सबमिशन इज दैट आप लोग शो कॉज नोटिस को लेते बहुत कैजुअल हो। आप लोग क्या करते हो, खुद से जो है रिप्लाई फाइल कर देते हो। जब कभी भी रिप्लाई फाइल करते हो ना, आपको पता होना चाहिए ये एडमिशन आउटसाइड द कोर्ट है, एडमिशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिस कारण धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोटोकॉल जो है आप पर लागू हो जाएंगे। आपका लिखा हुआ रिप्लाई अगर आपको बांध देगा एक बार, तो फिर आप उससे पीछे नहीं हट पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके साथ साथ धारा 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हो जाएगा। तो आपने खुद ने ही अपने बचने की संभावना को क्षीण कर दिया। साथियों आरोप अगर लगाए हैं डिपार्टमेंट ने, तो डिपार्टमेंट को प्रूव करने पड़ेंगे। अगर शो कॉज का आपने रिप्लाई नहीं करा या गलत रिप्लाई कर दिया या रिप्लाई किया आधा अधूरा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 8 रूल 4 सीपीसी ये कहता है कि अगर रिप्लाई हमारा इनकम्प्लीट है, तो जो भी आरोप हैं उसको स्पेसिफिकली जो है एडमिट मान लिया जाएगा। इसलिए रिप्लाई देने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अगर आप एक्सपर्ट की राय नहीं ले रहे हैं, जल्दबाजी में रिप्लाई दे रहे हैं, नुकसान आपका ही है। साथ इस मामले में क्या होगा कि एक एफआईआर जो है लॉन्च होती है इमीडिएटली आफ्टर द रिप्लाई ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ओके, रिप्लाई में कुछ ऐसी बातें थी जो उनको लगी इनएप्रोप्रिएट। क्लियर है बात? जब एफआईआर लॉन्च हुई तो अल्टीमेटली सेक्शन 201, 204, 403, 406, 409, 424 आईपीसी को यहाँ पर ऐड कर दिया गया।
एफआईआर के बाद जो है इस मामले में जांच हुई बाय द पुलिस और व्यक्ति को जो है चार्जशीट कर दिया गया। साथियों, जब कोई लोक सेवक पर गंभीर क्रिमिनल कार्रवाई होती है, पुलिस उसको चार्जशीट करती है, तो डिपार्टमेंट ये अज्यूम करता है कि उसने मिसकंडक्ट किया है, जिस कारण पहले इसको रखा गया अंडर सस्पेंशन, और जब चार्जशीट आ गई तो इसको इशू किया गया मेमोरेंडम ऑफ चार्ज। और जब भी आप देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ चार्ज, उसमें एक सिंगल जो है पेज होता है, उसके साथ में होते हैं एनेक्शर्स, उस एनेक्शर्स में होते हैं चार्जेस, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आप लोग करते हैं ओवरलुक, कि जब कभी भी अपने को आता है मेमोरेंडम ऑफ चार्ज, क्या उसके साथ में लिस्ट ऑफ विटनेस है या नहीं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है या नहीं है, यदि है तो क्या कंप्लीट है या नहीं है, वो पठनी है या नहीं है, इस बात को भी आप चेकआउट कर लो, जो इस केस में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस केस में इफेक्टिव कंप्लाइंस नहीं हुई, ना तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट था, ना ही लिस्ट ऑफ विटनेस था। इसका जो है फायदा लिया चार्ज ऑफिशियल ने। अल्टीमेटली ये आरोप लगा उस पर कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है मेंटेन नहीं किया है, और अल्टीमेटली उसको मिसप्लेस कर दिया, और इस पूरे काम में आपने एक्ट किया है डेलिबरेटली। जब ऑर्डर हुआ टर्मिनेशन का आफ्टर द इंक्वायरी, तो मामला जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, क्योंकि जो रेमेडीज थी वो सीख तो करनी थी कंसर्न ऑफिशियल को। तो उसका कहना यह था कि मेरे विरुद्ध जो भी इंक्वायरीज हैं वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, इलीगल है। अब अब्यूज ऑफ प्रोसेस कैसे हैं, इलीगल कैसे हैं, जिस समर्थन में कुछ बिंदु जो है रखे गए। पहला बिंदु था कि अथॉरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल एक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है, अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो फेटल है फॉर द कंसर्न इंक्वायरी ऑफिसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जोर दिया गया आर्टिकल 311 संविधान पे। हालांकि ये बात भी कही गई कि ये आर्टिकल जो है साइलेंट है, हु इज कॉम्पिटेंट, पर इस कंट्रोवर्सी को रूल आउट करने के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर रिलाई किया गया। जजमेंट है पीवी श्रीनिवासा शास्त्री। इट सेज दैट व्हेन अ हायर अथॉरिटी is doing an investigation or inquiry, okay, concerning the departmental action, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न चार्ज ऑफिशियल है, जिस भी अथॉरिटी के सुपरविजन में है या उसका सबऑर्डिनेट है, देन इट इज कॉम्पिटेंट टू रिमूव। तो कुल मिला के बेसिक प्रोटोकॉल क्या हो गया, अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल। यहां पर कुछ फैक्ट जो है एडमिटेड है कि जो कंसर्न चार्ज ऑफिशियल है पब्लिक सर्वेंट है, अल्टीमेटली वो सर्विसेज में है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसके जो संबंधित रूल्स हैं उस पर जो है लागू हो जाएंगे। जब वो नियमों को देखते हैं तो ये स्पेसिफिक किया गया कि जो बोर्ड है वो कॉम्पिटेंट है टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स। जहां बोर्ड नहीं है वहां पर ऐड करेगा सीईओ, बट सीईओ जो बेसिक फंक्शंस हैं बोर्ड के वो परफॉर्म करेगा। बट अगर बोर्ड जो है फंक्शनिंग में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सू मोटो ही कंसर्न सीईओ एक कंपेटेंट अथॉरिटी बन जाएगा टू डू द इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज कंसर्निंग द डिपार्टमेंटल एक्शंस। तो ऐसे सिनेरियो में और इलीगल अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इसके अलावा जो चार्जशीट थी वो मैटर में फाइल हुई है, इसके बेसिस पे आया इनको मेमोरेंडम ऑफ चार्ज, पर उसके साथ में ना तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है और ना ही जो है लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, ये भी जो है फैक्टर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोसीडिंग मस्ट बी फेयर, और जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बोथ द पार्टीज मस्ट बी हर्ड कंप्लीटली। हियरिंग प्रॉपर कैसे होगी, जब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिए जाएंगे, ताकि कंसर्न जो पार्टी है जिस पर आरोप है वो अपना एक प्रॉपर रिप्लाई जो है दे सके। अगर उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, अल्टीमेटली इट इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये प्रोसीडिंग्स को जो है विशिएट करता है। इसके अलावा जजमेंट है कुलदीप सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस का, इसका साइटेशन है 1999 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 10, जिसमें स्पेसिफिक किया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है रेफर नहीं किया गया है किसी भी मेमोरेंडम ऑफ चार्ज में, तो अल्टीमेटली उसको रिलाई जो है नहीं कर सकता है इंक्वायरी ऑफिसर। तो कुल मिला के कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि इंक्वायरी ऑफिसर का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में इंक्वायरी करे और प्रोसीडिंग्स को जो है खत्म करे और जल्दबाजी में गलत ऑर्डर पास कर दे। इंक्वायरी ऑफिसर मस्ट बी एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इसको अनकवर करने हैं कि सही स्थिति क्या है। अगर जल्दबाजी में लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एलिगेशंस को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स अपने आप में ही जो है एब्सेंट होगी। तो कोर्ट ने 3 बिंदुओं पे, सबसे पहली बात ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, दूसरी बात डॉक्यूमेंट सप्लाई ना करना, तीसरी बात नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस बात पर जो है इस कंसर्न ऑर्डर्स को जो है सेट असाइड कर दिया। तो साथियों, अगर आप भी इसी प्रकार से पीड़ित, आपके विरुद्ध जो है डिपार्टमेंटल एक्शन है, शो कॉज नोटिस आपको आ गया है, डू नॉट मेक एनी रिप्लाई विदाउट हैविंग प्रॉपर कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स। दूसरी बात, कोई रिप्लाई अगर लिख रहे हैं तो उसमें आपके एडमिशंस नहीं होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एडमिशन आपने कर ली है देन यू वुड बी हिट बाय सेक्शन 15 सेक्शन 121 ऑफ BSA। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी इंक्वायरीज हो रही हैं
खासकर आपराधिक मामला है और उसी फैक्ट्स पर जो है डिपार्टमेंटल एक्शन है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। हालांकि जजमेंट इस पॉइंट पर काफी है कि बोथ कैन गो टुगेदर, बट मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं टाई ब्रेक को कि जिन फैक्ट्स पर आपराधिक मामला है उन्हीं फैक्ट्स पर डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं चलेगा यदि आपका क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो। द प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन अबाइंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी प्रिजुडाइज टू योर राइट्स। मान लीजिए कि अगर आप बरी हो गए आपराधिक मामले से, देन फिर क्या होगा? इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा ताकि हमें दिक्कत नहीं हो और हमारे राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वरी। सिस्टमेटिक काम कर लेंगे तो बच जाएंगे, सिस्टमेटिक काम नहीं करेंगे तो ही मारे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस टॉपिक पर एनलाइटन किया, हाउ टू फाइट एंड व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट इन द प्रोसीडिंग्स, इस पर जो है मैंने आपको एनलाइटन किया। तो अब हम समअप कर लेते हैं कि जब कभी भी एक्शन हो रहा है ये अश्योर करें कि हु इज कॉम्पिटेंट, और जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट दिखा करके स्वयं को कार्रवाई कर रही है वास्तव में कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इस बात को जो है आपको चेकआउट करना है। तो इसके लिए जो जजमेंट है पी.वी. श्रीनिवासा शास्त्री का, वो अपने को जो है फॉलो करना है। क्लियर है? मींस अंडर हु सुपरविजन यू आर एक्टिंग और नॉट। अगर ये फॉर्मूले में आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेक रिप्लाई बट डू नॉट एडमिट एनी इंक्रिमिनेशन। नंबर 3, दे माइट से यू कि माइनर पेनल्टी कर देंगे, आप कन्फेशन कर लो, नेवर एडमिट एनीथिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइट। अगर आप एडमिशंस कर लोगे धारा 15, धारा 121 बीएसए के तहत जो है एडमिशंस लागू हो जाएंगे। चौथी बात यह है कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ चार्ज है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आए या नहीं आए, लिस्ट ऑफ विटनेस आए या नहीं आए, इसको अश्योर कर लें। अगर नहीं आए, मेक ऑब्जेक्शन। अगर आप जल्दबाजी में रिप्लाई कर दोगे वो अपने खिलाफ जाएगा। तो ये मोटे मोटे टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।